हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे ट्रिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। एक शानदार तरीके के साथ अपन हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी मॉलिक्यूल का आज अपन निकालना सीखेंगे। एक क्वेश्चन, चाहे वो नीट की एग्जाम हो, चाहे वो जेई की एग्जाम हो, चाहे वो जेट की एग्जाम हो, चाहे तुम्हारे 12th क्लास की एग्जाम हो, एक क्वेश्चन हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाता है। और ये जो बेसिकली जो चैप्टर है 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग से चैप्टर है। तो चलिए बिना कोई टाइम खराब किए अपन हाइब्रिडाइजेशन के तरीका देखते। देखो, अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो सबसे पहले आप क्या निकालो, वहाँ पर जेड निकालो। अभी जेड क्या होता है? जेड होता है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेड तुम्हारे पास में क्या है? जेड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा तो उस मॉलिक्यूल में ईच एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। इसके बाद में आप चेक करो चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। अगर मॉलिक्यूल पर चार्ज के सारा नेगेटिव चार्ज है तो तुम क्या करो, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दो। और अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव आया, तो तुम क्या करो, जितने भी तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उस नेगेटिव चार्ज को माइनस कर दो। क्लियर? इसमें ऐड करना और इसके अंदर माइनस करना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन एक बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में आ गया CO3-2। तो सबसे पहले अपन को जेड निकालना। जेड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 6। तुम्हारे पास में कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। इतना काम हो गया। अब चेक करो चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है? -2 चार्ज। तो मैंने क्या बोला, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो तुम क्या करो, उस नेगेटिव चार्ज को ऐड कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो तुम्हारे पास कितना नेगेटिव चार्ज आया? 2। तो मैंने क्या किया, इस -2 को ऐड कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तुम्हारे पास टोटल जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 3 = 18, 220 और 24 तुम्हारे पास में आ गया वैलेंस जेड की वैल्यू आ गई। क्लियर? ये सबसे पहला काम अपना ये रहेगा। इसके बाद में दूसरा काम आपको क्या करना है, देखो आप जो जेड की वैल्यू आई है आपके पास में, जेड की वैल्यू तुम्हारे पास 3 टाइप से आ सकती है। हो सकता है जेड की वैल्यू 2 से लेकर 8 हो। इस कंडीशन में आपको उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करना है। हो सकता है तुम्हारे पास जेड की वैल्यू 8 से लेकर 56 के बीच में आ रही है, तो तुम क्या करो, उस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर दो। और हो सकता है तुम्हारे पास जेड की वैल्यू 56 से एबव आ रही है, तो तुम क्या करो, उस वैल्यू को 18 से डिवाइड कर दो। जो तुम्हारे पास आंसर आएगा उसको अपन बोलेंगे बच्चों n। और n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर n = तुम्हारे पास कितना आया? 2 आया, तो उस केस में तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा। n = 3 आने पर क्या होगा? तुम्हारे पास sp2 होगा। n = 4 आने पर तुम्हारे पास क्या होगा? sp3 होगा। n = 5 आने का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा हो गया? sp3d1 हो गया। ऐसे चलता जाएगा। इतना काम तुम्हें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में एक एग्जांपल ऐसा है कि भाई अपन इसी की बात करते हैं, जैसे CO3-2 में तुम्हें क्या निकालना? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले अपन जेड मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो कार्बन के पास, अच्छा एक बात तुम्हें और बता दूं, कभी कभार क्या होता है एग्जाम के अंदर अपन को एलपी पूछ ली जाती है कि भाई सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ एलपी बताओ कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला और लिख देते हैं अपन। एलपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? n - सराउंडिंग एटम। n - सराउंडिंग एटम, ये है अपने पास में एलपी निकालने का फॉर्मूला। अब देखो समझो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें CO3 कार्बोनेट आयन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया गया, तो तुम्हें पता भी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, जो अभी अपन ने देखे थे। O के पास में कितने होते हैं? 6, 3 है तो × 3। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना आ रहा है? -2। तो मैंने बता रखा है अगर चार्ज माइनस का आए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में उस माइनस चार्ज को आप ऐड कर दो। तो मैंने कर दिया इसको 2 से ऐड। तुम्हारे पास में कितना आ गया? 24। अब देखो अपने पास जो जेड की वैल्यू है वो 8 से लेकर 56 के बीच में आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर दिया। तुम्हारे पास में कितना आ गया? इसकी वैल्यू 3 आ गई। अब n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? 3। ये तुम्हारा n होगा। n की वैल्यू कितनी है? 3। और जब n की वैल्यू 3 होगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2।
तो इस कार्बोनेट आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया आपके पास में sp2 हो गया। अब तुमसे पूछ लिया गया कि भाई कार्बन के पास नंबर ऑफ एलपी बताओ कितनी होगी, तो एलपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस सराउंडिंग एटम, और n तुम्हारे पास में कितना आया, n आपके पास में आया 3 और सराउंडिंग एटम कितने इसके पास 3 है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब कार्बन के पास कोई भी एलपी प्रेजेंट नहीं होगी। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल तुम्हें बताऊँ मैं, अपने पास में I3 माइनस आ गया, तुमसे पूछा गया इस I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसके सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ एलपी कितनी होगी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं तुम्हें बता दूं ये सेम क्वेश्चन एक बार नीट के एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन एक बार नेट के एग्जाम में आ चुका है लगभग 2017 के अंदर I3 माइनस में। तो आप इस फॉर्मूले से आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। चलिए देखो अपन बात करते हैं I3 माइनस के अंदर। तुम्हें पता सबसे पहले अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो बताओ भाई I3 माइनस में I के पास कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितने आयोडीन है 3, तो 7 × 3। मॉलिक्यूल पर चार्ज आया माइनस का, तो मैंने क्या किया उस माइनस चार्ज को ऐड कर दिया, तो +1 कर दिया, तुम्हारे पास में कितना हो गया 22। अब देखो अपना जो Z की वैल्यू कैसे आ रही है 8 और 56 के बीच में आ रहे हैं दोबारा, तो अपन इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो मैंने डिवाइड कर दिया 8 से। तुम्हारे पास कितना है सबसे पहले 2, 8 × 2 कितने 16 हो गया, कितना बचा तुम्हारे पास 6। अब देखो ये जो 6 आ रहा है नहीं दोबारा कहाँ पर क्या आ रहा है 2 और 8 के बीच में आ रहा है ना 6 भी, तो इसको तुम इस वैल्यू को दोबारा डिवाइड करो किससे 2 से। पॉइंट में कभी आंसर नहीं लाना, अगर जैसे तुम इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद में जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी उसको तुम दोबारा चेक करो किसके बीच में आ रही है। तो 2 और 8 के बीच में जो वैल्यू आई 6, तो इसको दोबारा अपन किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो तुम्हारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर दो, कितना आ गया तुम्हारे पास 5। तो n की वैल्यू तुम्हारे पास 5 आई, तो 5 का मतलब क्या हो गया sp3d1। I3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों sp3d1 हो गया। अब पूछा गया कि भी नंबर ऑफ एलपी बताओ आयोडीन के पास, तो तुम्हें पता है एलपी तुम कैसे निकालोगे n माइनस सराउंडिंग एटम, तो एलपी का मतलब n तुम्हारे पास कितना गया 5। अब सराउंडिंग एटम का मतलब 3 आयोडीन है, तो 3 का मतलब एक तो रहेगा सेंटर में और 2 आयोडीन उसके रहेंगे सराउंडिंग में ऐसा, तो सराउंडिंग एटम तुम्हारे पास में कितना गया 2, तो एलपी कितनी बची तुम्हारे पास 3, मतलब एक आयोडीन के पास में सेंट्रल एटम जो आयोडीन है उसके पास कितनी नंबर ऑफ एलपी परसेंट होगी 3 नंबर ऑफ एलपी परसेंट होगी। तो इस फॉर्मूले के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू आप किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।